बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप लोगों को मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही होगी। और काइंडली अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से उन्हें क्लियर करें। मेरे लेक्चर्स को पढ़ें, मेरे लेक्चर्स को सुने, उसे 2-3 टाइम्स सुने। और उसके बाद बेशक आपको मैंने बताया कि मैं आपकी बुक से, जो डीना गार्डनर वाली बुक है, जो आपकी बताई हुई है बुक, उसी को फॉलो करती हूँ। लेकिन जो मैं चीज़ें एक्स्ट्रा डालती हूँ उसके अंदर, लेक्चर के अंदर, आपको समझाने के लिए, क्योंकि अब आपका नॉलेज सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है। आपने अपना विजन ब्रॉड करना है, आपने और सोचना है, ठीक है। और नई से नई बुक्स आपने पढ़नी है। तो आपने मेरे लेक्चर्स को सुनना है, आपने पढ़, और उसके बाद आपने उसे बुक से भी पढ़ना है, ठीक है। ये ना हो कि सिर्फ मेरे लेक्चर्स पे रिलाई करें। नो डाउट मेरे लेक्चर्स में मैंने बुक से बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा और डीप डाली हुई हैं आपको समझाने के लिए। लेकिन फिर भी आपने, अभी जो आज का ये टॉपिक है, प्रिंसिपल्स ऑफ पोस्टल री एजुकेशन, ये मैंने जस्ट यहाँ पर आपकी जो ये पावर पॉइंट की जो स्लाइड बनाई है, जस्ट इसके अंदर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर हिंट्स डाले हुए हैं और उसे मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और वो आपने बुक से, इसे मेरे लेक्चर को सुनने के बाद उसे बुक से भी पढ़ना है, ठीक है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ री एजुकेशन के जो पोस्चरल री एजुकेशन के, फॉर एग्जांपल अगर किसी का पोस्चर अब ख़राब हो गया है, ठीक है, उसका फॉल्टी पोस्चर है, तो कैसे उसे बेहतर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उसकी कॉज को देखना है। कॉज जब हमें पता चलेगी कि उसका पोस्चर किस तरह है, वो बैठता किस तरह है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा है कि वो झुक के बैठता है, ठीक है, झुक के बैठता है, तो हो सकता है उसके स्पाइन में, जो सर्वाइकल स्पाइन है, जो सर्वाइकल एरिया है, वहाँ पे उसकी चेंजेस आ रही हों, वो उसकी, और उसकी हमने सबसे पहले क्या है, उसकी कॉज को देखना है। प्रिंसिपल्स ऑफ री एजुकेशन में सबसे पहले हम उसकी कॉज को देखेंगे, ठीक है। और फिर पेशेंट की कॉपरेशन भी इसके ऊपर बहुत डिपेंड करती है कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि हम ट्रीटमेंट करना चाह रहे होती हैं फिजियोथेरेपिस्ट, लेकिन पेशेंट जो है वो कॉपरेट नहीं करता साथ, ठीक है। तो पेशेंट की कॉपरेशन इसके ऊपर डिपेंड करती है। देन और कुछ ऐसे पोस्चर्स होती हैं जो कि आपकी मेंटल एटीट्यूड की वजह से डेवलप होती हैं, जैसे कि कोई, जिस तरह बंदा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में बंदा होता है, डिप्रेस बंदा होता है, तो क्या होता है, उसके राउंडेड शोल्डर्स आगे की तरफ हुए हुए होते हैं, ठीक है। प्रोट्रैक्टेड शोल्डर्स उन्हें कहते हैं। शोल्डर्स आगे की तरफ, गर्दन उसकी नीचे झुकी हुई होती है। और उसका ये पोस्चर क्या होता है, उसके मेंटल एटीट्यूड, डिप्रेशन है फॉर एग्जांपल, कोई भी मेंटल उसे प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई इलनेस है, मेंटल इलनेस है, और उसकी वजह से भी पोस्चर्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। फिर हाइजीनिक कंडीशंस, ठीक है, इनकी वजह से भी जो पोस्चर जो है वो डेवलप होते हैं। अगर अब उसकी कॉज कोई उसका मेंटल इलनेस है, तो सबसे पहले उसकी वो कॉज को ट्रीट किया जाएगा। देन उसका पोस्चर ऑटोमेटिकली, हम भी उसके पोस्चर को ठीक करने के लिए उसको डिफरेंट एक उसका रेजिम बनाएंगे। लेकिन साथ साथ क्या होगा कि उसको सबसे पहले उसकी जो मेंटल इलनेस है उसको देखा जाएगा, ठीक है, उसकी रूट कॉज को देखा जाएगा। और ये वाली जो कंडीशंस होती हैं, ये जो हाइजीनिक कंडीशंस है, मेंटल इलनेस है, सबसे पहले पेशेंट जैसे हाइजीनिक कंडीशन खुद इंप्रूव करे अपने आप को, क्योंकि ये तो जाहिर बात है फिजियोथेरेपिस्ट तो नहीं कर सकता ना किसी की हाइजीनिक कंडीशन को ठीक, वो। और फिर अगर आप देखें, सुबह सुबह फ्रेश होकर आती हैं, नहा के आती हैं, अपना सही से अपने तैयार होकर आते हैं, और आप जो आपको हम पढ़ाते हैं वो बल्कि आप उसे क्या करते हैं, अच्छा अच्छा एब्जॉर्ब करते हैं, अच्छा अच्छा आपको उसे समझ आता है। और अब एक ऐसे बंदा कि अभी सो के उठा है और अचानक से मेरा लेक्चर वो सुनने लग जाए, तो उसे कैसे पता चलेगा मैं क्या पढ़ा रही हूँ, उसे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर नहीं होंगे ना। जब आप मेंटली फ्रेश होंगे तो आप चीज़ को आप उसमें कॉपरेट भी करेंगे और आपको समझने की, आपको पता भी चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, रिलैक्सेशन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस फॉर इम्प्रूविंग एंड रिपीटेड प्रेजेंटेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री पोस्चरल पैटर्न, ठीक है। अब उसके अंदर ये है, ये हम रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स हैं जो कि सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों का आप पढ़ेंगे भी, रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स कि किस तरह से रिलैक्सेशन बॉडी के अंदर इंड्यूस होती है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल रिलैक्सेशन कि आप लेटें, सीधा लेटें, ठीक है, डीप ब्रेथ लें, बिल्कुल सीधा लेटें। और इसी तरह करवट पे लेटने का भी एक अलग रिलैक्सेशन उसका प्रोसीजर है। इस तरह ही जिस तरह उल्टा लेटती हैं, सर एक साइड पर निकाल के, उससे भी आपकी रिलैक्सेशन प्रमोट होती है। तो ये डिफरेंट रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं। इसी तरह मोबिलिटी एक्सरसाइजेज, कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा इतना उसकी मस्कुलर इंड्योरेंस डेवलप नहीं होती, क्योंकि वो
फॉर एग्जांपल किसी काम से गया है, अपने जॉब उसकी ऐसी है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल बैंकर्स हैं, बस बैंक से आए, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं की, कोई वॉक वगैरह नहीं की, और आके ही बस खाना वगैरह खाया और लेट गए। तो उनमें क्या होता है, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस उन्हें करवाई जाती हैं ताकि उनका उनका भी पोस्चर कैसे उसी तरह बन जाता है। वो बैंक में जिस तरह बैठते हैं ना, उनका मोस्टली लो बैक के इश्यूज आते हैं बैंकर्स में, ठीक है। उनका लोर्डोसिस जो है वो लंबर लोर्डोसिस इंक्रीज हो जाता है, इंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो जाता है, ठीक है। कुछ लोग जो मैंने आपको बताया था, कुछ लोगों का पोस्टीरियर टिल्ट भी आ जाता है कि वो जाहिर बात है बिल्कुल उनकी जो लंबर स्पाइन है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, ठीक है, और पोस्टीरियर की तरफ भी टिल्ट उनका चला जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें पेशेंट को एजुकेट करें गुड पोस्चर के बारे में, ठीक है। उन्हें बताएं कि गुड पोस्चर क्या है, उन्हें बताएं कि इस तरह आपने फॉर एग्जांपल उन्हें बताएं कि जैसे दीवार के साथ खड़े हों और आपके जो कंधे हैं वो आगे की तरफ नहीं होने चाहिए, आपका जो सर है उसे दीवार के साथ टच करें, बिल्कुल स्ट्रेट दीवार के साथ खड़े हों, ठीक है। और अपने पोस्चर को बेहतर करने की कोशिश करें, मिरर है सामने, देखें उससे कि पोस्चर आपका कैसा है। अगर आपके कंधे आगे की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं, सर ज़्यादा आगे की तरफ झुका हुआ है, तो उसे बेहतर करें। और अपना जो है वो ये बेसिकली री एजुकेशन इस तरह होती है कि पेशेंट को बताया जाता है कि ये आपका पोस्चर ठीक नहीं है, उसे गुड पोस्चर के बारे में उसे बताया जाए, ठीक है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कुछ कि उनका जैसे हम अपनी रूटीन लाइफ में भी देख रहे होते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका पोस्चर हमें पता है कि ठीक नहीं है, और हम उन्हें कह रहे होते हैं कि नहीं ये आपका पोस्चर ठीक नहीं है, लेकिन वो कहते हैं नहीं हमारा पोस्चर तो ठीक है। उनका क्या है, फॉल्टी आइडिया ऑफ करेक्ट पोस्चर है। उन्हें लगता है जो ये पोस्चर है ना हमारा, ये बिल्कुल बेस्ट पोस्चर है। उन्हें लगता है ये, बल्कि वो कह रहे हो दूसरों को वो इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, नहीं तुम ऐसे नहीं, तुम ऐसे बैठा करो, ऐसे नहीं ऐसे बैठ के काम किया करो। तो उन लोगों का जो फॉल्टी आइडिया ऑफ पोस्चर है ना वो भी हमें ठीक करना है, ठीक है। और एनालिसिस ऑफ वर्क इन्वायरमेंट वो मैंने आपको बताया, जिस तरह बैंकर्स की एग्जांपल देके उसी तरह ही वर्क रिलेटेड भी पोस्चर एबनॉर्मल पोस्चर जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। फिर टेक्निक्स ऑफ री एजुकेशन, टेक्निक्स ऑफ री एजुकेशन में ये है कि सबसे पहले क्या है, पेशेंट की कोऑपरेशन उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। कि अगर आप उसका पोस्चर उसका ठीक करना चाह रहे हैं, उसे एक्सरसाइजेज बताना चाह रहे हैं कि आपने ये वाली स्ट्रेंथनिंग, ये आपकी वीकनेस है, इसकी हमने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करनी है, यहाँ पे आपके मसल्स टाइट हुए हैं, इसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आपको बताएंगे, वो आप करेंगे। तो पेशेंट कॉपरेट नहीं करेगा तो आप बिल्कुल एक जो उसका प्लान बनाएंगे वो उसे कर नहीं सकेगा, ठीक है। और फिर क्या है, एक एटमॉस्फेयर, एक अच्छा एटमॉस्फेयर उसके अंदर क्रिएट करना। कैसे एटमॉस्फेयर के, ऐसा ना हो कि कोई एक बंदा पेशेंट आया है और उसे दूसरे के सामने आप उसकी अपनी प्राइवेसी उसकी इंटैक्ट रहनी चाहिए। कि जो एक पेशेंट है उसे आप अकेले में, जिस तरह वो आपका पेशेंट है, इस तरह ये ना हो कि 10 बंदे बैठे हैं और उनके सामने आप उन्हें बुला रहे हैं बार बार और वो भी बैठे हैं और हिस्ट्री उसकी सुन रहे हैं, और इस तरह पेशेंट क्या होता है वो कंफर्टेबल फील नहीं करता। हाँ, लेकिन ग्रुप एक्टिविटीज़ भी होती हैं, लेकिन ग्रुप एक्टिविटीज़ किन लोगों में होती हैं, सिमिलर प्रॉब्लम के जो पेशेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रुप एक्टिविटी की आपको एग्जांपल देना चाहूँ कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिससे फॉर एग्जांपल ओस्टियोआर्थराइटिस है, ठीक है, नी का प्रॉब्लम है, नी पेन का पेशेंट है। अब उसमें यह है कि ग्रुप एक्टिविटी हम जो उसी सेम, जैसे फॉर एग्जांपल नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी की ये एक डिजेनरेटिव डिजीज़ है, उसका पेशेंट है, और अब जितने भी अगर फॉर एग्जांपल 5-6 बंदों को वही प्रॉब्लम है, बिल्कुल सेम वही केस है, तो आप उन्हें तो ग्रुप एक्टिविटी में एक्सरसाइज करवा सकते हैं, एक रूम में उन्हें आप एक्सरसाइजेज बता सकते हैं, करवा सकते हैं। इससे क्या हो जाता है कि इससे ये होता है कि वो पेशेंट को होता है कि दूसरा भी कर रहा है तो उसके अंदर मोटिवेशन डेवलप होती है, ठीक है। ये कोई और तरीका है, लेकिन अगर ये है कि हर बंदा एक अलग-अलग उसकी बीमारी का बंदा है और उसे आप इकट्ठे डील करने लग जाए तो फिर पेशेंट कंफर्टेबल नहीं होता, ठीक है। देन आपकी इसमें टेक्निक्स आ जाती हैं री एजुकेशन की, उसमें आ जाती है रिलैक्सेशन, ठीक है। रिलैक्सेशन क्या है, वॉलेंट्री रिलैक्सेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ मसल्स कैन बी टॉट and practiced so that the patient learns to recognize tension and is able to relax at will, ठीक है। वॉलेंट्री रिलैक्सेशन यानी कि जो खुद बंदा रिलैक्स करे, ठीक है, खुद पेशेंट के अपने कंट्रोल के अंदर जो रिलैक्सेशन है, उसमें अब ये होता है कि फॉर एग्जांपल जब बंदे को पता चल जाता है कि ये वाले, इसमें ये होता है कि बंदे को पता चल जाए कि इस वाली पोजीशन में ना ये वाले मेरे पर्टिकुलर मसल ग्रुप है, ये मेरा टाइट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब कुछ बंदे हैं जो आगे झुक के बैठते हैं, तो सर भी नीचे झुकाया हुआ है, कंधे भी आगे की तरफ हुए हैं। अब आप देखें जो चेस्ट के सामने मसल्स हैं आपके लगे हुए, ये शॉर्ट एंड फॉर्म में आए हुए हैं, ये यहाँ पे टाइट हुए हुए हैं। अब बंदे को पता चल गया है कि ये वाले मसल्स मेरे टाइट होते हैं इस वाले पोस्चर में, ठीक है, और जाहिर बात है आगे वाले टाइट हैं तो पीछे वाले वीक हो रहे हैं, लेंथन हो रहे हैं।
तो जो आपके अपर बैक के जो मसल्स हैं एक्सटेंसर्स, तो अब क्या करेगा वो, उन्हें जो टाइट मसल्स हैं उन्हें स्ट्रेच करें, उनकी ऐसी पोजीशन बनाए, रिलैक्सेशन ऐसा वो पोस्चर ऐसा उस वक्त पोजीशन बनाए कि वो जो टाइट मसल्स हैं वो रिलैक्स हो, और ठीक है उन्हें उनके अंदर जो टेंशन है वो कम हो, ठीक है, जो टाइट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनके अंदर ज़रा टेंशन रिलीज हो, ठीक है। इनके पूरे एक प्रोसीजर जो है, ये पूरा एक चैप्टर है रिलैक्सेशन के ऊपर जो हम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, बट मैं आपको भी उसका बता रही हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सा भी ऑक्यूपेशन है, कोई कपड़े धोने वाला काम है, जैसे कोई औरत कपड़े धो रही है और ये मेड है घर की, ठीक है, अब उसका काम है कपड़े धोना, अब वो कपड़े धो रही है तो जाहिर बात है उसके हाथ थकते होंगे ना, अब उसके हाथों में दर्द रहता होगा, कंधों में दर्द रहता होगा, अब उसे पता चल जाए कि ये वाले मेरे मसल्स इस वाले जो वो पोजीशन के अंदर टाइट होते हैं, इस वर्क से टाइट होते हैं, ठीक है, उसके बाद वो उसे रिलैक्स करे, उन मसल्स को रिलैक्स करे। जैसे फॉर एग्जांपल इनके प्रोसीजर्स होते हैं, एग्जांपल्स हैं रिलैक्सेशन मेथड्स की। क्रुक लाइन, क्रुक लाइन क्या होती है, जो इस तरह हम लेटे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ क्रुक लाइन, मैंने पिक्चर भी डाली ही होगी, ये क्रुक लाइन है, ये वाली जो पोजीशन है ना, दिस इज क्रुक लाइन, कि आपने नी बेंड किए हुए हैं, ये वाले, ये भी एक रिलैक्सेशन जो है वो प्रोसीजर है, क्रुक लाइन, ठीक है। प्रोन लाइन, उल्टे लेट जाना, उल्टे लेट रहे हैं आप, ठीक है, उससे आपको जो आपके मसल्स हैं, जो टाइट मसल्स हैं, उनको रिलैक्स वो होंगे गर्दन एक साइड के ऊपर, ये डिफरेंट रिलैक्सेशन ये प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। जो क्रुक लाइन है वो क्या करती है, आपके शोल्डर्स को रिलैक्स करती है, और आपके जो आपको सांस लेने में भी आसानी होती है, ठीक है, उसके अंदर ये इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी अच्छा उसके अंदर चल रहा होता है, ये क्रुक लाइन के अंदर, ठीक है। इधर आपने सर के नीचे तकिया रखा हुआ है, बेशक सर के नीचे तकिया रखा हुआ है और आपने ऐसे अपने नीज को फोल्ड किया हुआ है, ये क्रुक लाइन, ठीक है। इसी तरह ही फॉर हेड स्पोर्ट प्रोन लाइन, फॉर हेड स्पोर्ट प्रोन लाइन क्या है कि आपने उल्टा लेटे हुए, ठीक है, और उल्टा लेटे हुए हैं, फॉर हेड सपोर्ट, और जो अपना सर है वो आगे तकिए के ऊपर सपोर्टेड है, ठीक है, उल्टा लेटे हुए आप जो आपके सर है वो आगे तकिए के ऊपर सपोर्टेड है, ठीक है, ये भी एक रिलैक्सेशन प्रोसीजर है जो कि आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन इंड्यूस करता है, आपके जो मसल्स टाइट होती हैं, टेंस होती हैं, उसमें रिलैक्स हो जाती हैं। इसी तरह ही सिटिंग, सिटिंग जब मैं शोल्डर श्रगिंग एंड रिट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन। अब सिटिंग में, अब देखें कभी कभी जब आप थक जाते हैं, आप अपने कंधों को ऐसे श्रग करते हैं कंधों को, फिर उसे डिप्रेस करते हैं, ये तो आपको पता चल गया ना श्रगिंग क्या होती है, शोल्डर को आप श्रग करते हैं, डिप्रेस करते हैं, फिर ऐसे हल्का सा रोटेट करते हैं, तो कैसे आपके मसल्स रिलैक्स होने लग जाते हैं, ये भी एक रिलैक्सेशन प्रोसीजर है, ठीक है। फिर मोबिलिटी, अगर हम इसके अंदर मोबिलिटी देखें, नॉर्मली मेंटेन बाय जनरल फ्री एक्सरसाइजेस, ऐसे ही फ्री एक्सरसाइजेस, अभी आप फॉर एग्जांपल अभी आप काम से आए हैं और अभी आपकी टांगों में आपको फील हो रहा है कि हल्के हल्के यहाँ से खिंचाव हो रहा है टांगों के पीछे, आप बिल्कुल सीधा लेटें और अपने जो फुट है, ठीक है, जो आपके फुट है उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मैं लेज़र पॉइंटर ऑन करके बताती हूँ, ये आप लेटे हुए और ये जो फुट है उसे अपनी तरफ यहाँ पे पीछे की तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप होल्ड करें, 5 सेकेंड्स गिने, 1 2 3 4 5, उसके बाद दोबारा रिलैक्स करें, ठीक है। फिर फुट को अपने लेके आए, फिर रिलैक्स करें, ठीक है। जनरल मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, जनरल फ्री एक्सरसाइजेस, कोई सी भी जिसके अंदर आपकी बॉडी के जो सेगमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आर्म की स्विंगिंग मोशन में हल्का सा जिस तरह आप ये शोल्डर का श्रग करते हैं, ठीक है, श्रग करते हैं और रिलैक्स करते हैं, ये भी मोबिलिटी एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। और ये रिदमिकल इन करेक्टर होती हैं और इसके अंदर फुल रेंज, क्योंकि जब हम लोगों ने रेंजेस पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था मोस्टली जो हम वर्क कर रहे होते हैं हम हमेशा अपनी मिड रेंज के अंदर वर्क कर रहे होते हैं, हम कभी भी फुल रेंज को अचीव नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो मोबिलिटी एक्सरसाइजेज में क्या है, आप अपने मसल की फुल रेंज अचीव करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्बो फ्लेक्जन जितनी प्रॉपर होती है उतनी करना, दिस इज फुल फ्लेक्जन। लेकिन अब हम जो नॉर्मली जो अपनी डेली एक्टिविटीज़ में काम कर रहे होते हैं उसके अंदर एल्बो की कभी भी फुल फ्लेक्जन तो नहीं हम करते हैं ना, हम हमेशा मिड में जो हमारा काम जिससे चल जाता है हम वही करते हैं, हम कभी फुल करने, यहाँ तक कि हम तो सांस भी इतने गहरे नहीं लेते हैं। जबकि ये कहा जाता है कि आप दिन में कुछ दफ़ा ऐसा हो कि बिल्कुल बहुत डीप ब्रेथ लें, ठीक है, लेकिन हम लोग बड़े शैलो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें, फुल एक्सटेंशन की जाए, फुल फ्लेक्जन की जाए,
ठीक है, अगर आपके जॉइंट के अंदर स्टिफनेस है, अच्छा फिर कभी कभी एक ऐसी कंडीशंस आती हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपकी मोबिलिटी किसी एक जॉइंट में रिस्ट्रिक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कुछ लोगों को, आई होप सो काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि वो कहते हैं हमारे कंधे जो है ना एक जगह तक जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर पूरी उनमें मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है, और ऊपर तक हाथ नहीं हमारा जाता, ये लोगों ने सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, उन्हें वो शोल्डर आपके फ्रोजन शोल्डर उन्हें कह देते हैं। उसके अंदर फिर ये होता है कि जब आपके एक जॉइंट जो है वो उसके अंदर वो एडिशंस बन जाती हैं, यानी कि वो स्टिफ हो जाता है, फॉर एग्जांपल वो स्टिफ हो जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर कंपनसेटरी आपके दूसरे जो जॉइंट्स हैं उनके ऊपर लोड डल जाता है। मोस्टली जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका जो स्टिफ शोल्डर वाले पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके जो लंबर स्पाइन है ना वो हाइपर एक्सटेंडेड होती है, ठीक है, उनका लोडोसिस इंक्रीज हुआ होता है, हाइपर लोडोसिस, सॉरी मैं लोडोसिस मेरे मुंह से निकल गया, यानी कि उनकी लंबर स्पाइन की जो एक्सटेंशन है ना वो ज़्यादा ज़्यादा हुई होती है, ठीक है, हाइपर एक्सटेंडेड उनकी लंबर स्पाइन होती है। तो जो हाइपर एक्सटेंडेड स्पाइन होती है, यानी कि वो वाली पोजीशन के जिस तरह आपका उस वाली पोजीशन के अंदर वैसे जो हाइपर एक्सटेंडेड स्पाइन है, ठीक है, उसके अंदर ये हो रहा होता है कि आपका जो लंबर के पीछे वाला जो एरिया है, ठीक है, लंबर जो स्पाइन के पीछे इनके पोस्टीरियर साइड पे जो उसके बोनी एरियाज हैं उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। और अगर इसमें देखें तो इंटीरियर पेल्विक टिल्ट वाली ही कुछ कंडीशन बन जाती है कि आपकी लंबर स्पाइन हाइपर एक्सटेंडेड है, आपके जो एक्सटेंसर्स हैं लंबर स्पाइन के वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, वो टाइट हो जाते हैं, लंबर एक्सटेंसर्स टाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो उस वाली कंडीशन के अंदर ये जो आपके आपके क्यों क्यों ये ऐसा हो रहा था, क्योंकि कंपनसेशन हमारी बॉडी में डेवलप हो जाती है कि जैसे शोल्डर अगर आपके स्टिफ हैं तो काम करने के लिए आप क्या करते हैं, अपने लंबर स्पाइन को एक्सटेंड करते हैं ताकि मैं कोशिश करूं और अपना ये जो काम, फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर कोई किताबें रखनी है और आपके शोल्डर स्टिफ शोल्डर है, तो आप क्या करते हैं, आप करके देखें आपके लंबर स्पाइन में एक्सटेंड वो उसके ऊपर ज़्यादा जोर डल रहा होता है, ठीक है, तो इस तरह कंपनसेशन डेवलप हो जाती है। तो ये इन चीज़ों में भी जो आपकी कंपनसेशन डेवलप हुई है उन जगहों को रिलैक्स करना और जनरल मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करना ताकि पोस्चर जो है आपका अच्छा रहे, बेहतर रहे, ठीक है, ठीक है। फिर मसल जो है इसके अंदर प्रेजेंटेशन ऑफ, अगर मसल पावर को अगर हम इसमें देखें, general muscular weakness is there due to muscular poor posture. With the help of free movement and harmonious muscular development it can be prevented, ठीक है, ये मैंने आपको अभी यही चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि जो फ्री हम एक्सरसाइजेस करते हैं और हारमोनियस यानी कि उनमें रिदम होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम शोल्डर श्रग कर रहे हैं, ऊपर नीचे अपने शोल्डर्स को कर रहे हैं, तकरीबन ये 10 to 15 टाइम्स हम एक रिदम में कर रहे हैं, ठीक है, इससे आपकी रिदमिकल मैनर में आपके आहिस्ता आहिस्ता मसल्स भी बेहतर होंगे और जो पोस्चर फॉल्टी पोस्चर है उसको भी ठीक करने में बेहतरी जो है वो मिलेगी आपको, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम ये देखें अपर जो किसी का स्टूपिंग पोस्चर है, यानी कि किसी का ये जो कुब आप कह सकते हैं निकला हुआ है और उसने पीछे से हम्प निकला हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपके जो अपर बैक के एक्सटेंसर्स हैं, अपर बैक एक्सटेंसर्स और ये स्कैपुला के मसल्स में इन वाले मसल्स की री एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, यानी कि री एजुकेशन हम उसमें देखा जाए जो से मसल वीक हैं उनको बेहतर उन्हें पावरफुल किया जाए, जो मसल्स टाइट हैं उन्हें रिलैक्स किया जाए, ठीक है। ये क्योंकि जब से आपका स्टूप पोस्चर हुआ हुआ है तो अपर बैक के जो पीछे से मसल आपका सारा क्या है, स्कैपुला, आपके स्कैपुला के मसल्स भी आपके जाहिर बात है उनका भी पोस्चर ख़राब हुआ होता है और ये जो अपर बैक मसल्स हैं वो भी आपके उनका भी पोस्चर ख़राब हुआ होता है, ठीक है। आगे से जो आपके चेस्ट के मसल्स हैं आप अपना ये स्टूप पोस्चर बनाकर अगर देखें कि ठीक है अपना ये कुब जिसे हम आम अपनी ज़ुबान में कुब कहते हैं वो निकाल कर अगर अभी फील करके देखें तो आपको पता चलेगा कि आपके अपर बैक के जो एक्सटेंसर्स हैं, ठीक है, स्कैपुला के मसल्स क्या हो रहे होते हैं, बेसिकली उनका पोस्चर ख़राब हो रहा होता है और जो आपके आगे चेस्ट के मसल्स हैं वो टाइट हो रहे होते हैं। तो री एजुकेट उन्हें कैसे किया जाएगा, जो टाइट मसल्स हैं उन्हें रिलैक्स किया जाए और जो वीक मसल्स हैं उन्हें बेहतर किया जाए, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ गुड पोस्चर क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट मस्ट सेल द पैटर्न ऑफ गुड पोस्चर, कि यानी कि उन्हें बताए कि पैटर्न क्या है, उन्हें बताया जाए कि जिस तरह आप खड़े हों तो आपका ये जो आप खड़े हो तो खड़े होने का पोस्चर आपका कैसा होना चाहिए, उन्हें पहले खुद करके दिखाएं, उन्हें बताएं जो आपका सर है वो दीवार के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लगे, आप खड़े हो तो स्ट्रेट लगे, आपके कंधे बिल्कुल स्ट्रेट हो, ठीक है, आगे की तरफ ना झुके हुए हो,
आपके घुटनों के दरमियान में कितना गैप होना चाहिए, ये वाली सब चीज़ें उन्हें बताएं, ठीक है, ताकि उन्हें एग्जैक्टली बताए कि एक गुड पोस्चर स्टैंडिंग में कैसा लगता है, एक गुड पोस्चर सिटिंग में कैसा लगता है, ठीक है, लेटना गुड पोस्चर में कैसे है, ये सारा आपने उन्हें बताएं। और इसके लिए उन्हें बताएं, मिरर रखे, ठीक है, मिरर से बताएं उन्हें, और ये ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जो हेल्प करें उसे कि गुड पोस्चर ये है और उसके मुताबिक वो अपना करे। ठीक है, इन द अरेक्ट पोस्चर, मैं प्रेजेंटेशन ऑफ गुड पोस्चर में बता रही हूँ आपको। इन द अरेक्ट पोस्चर द कंट्रोल ऑफ ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू रेस्ट इज बाय नो मीन्स अ सिंपल थिंग टू लर्न। ठीक है, एक सिंपल थिंग है, उन्हें बताया जाए कि फॉर एग्जाम्पल आपका हेड किस तरह आपका आना चाहिए, कैसे दरमियान में होना चाहिए, साइड पे टिल्ट नहीं होना चाहिए। पेल्विक टिल्ट का क्या रिलेशन है कि पेल्विक टिल्ट ना ही आपका इंटीरियर होना चाहिए ना ही पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर आपका न्यूट्रल टिल्ट होना चाहिए। ठीक है, ये उन्हें बताए। Establishment of a new and satisfactory pattern of posture is accelerated by strong and prolonged holding against maximum resistance. For example, अब कुछ जो वीक मसल्स हैं, अब जब उन्हें हम रीएजुकेट कर रहे हैं, ठीक है, अब थोड़ा सा उनका पैटर्न जब डेवलप आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, तो हम उन्हें क्या किया जाए, उनमें मसल में बेसिकली स्ट्रेंथ कैसे आती है, हम उन्हें जब अगेंस्ट द रेजिस्टेंस वर्क करवाते हैं। जब अभी मैं आपको मसल स्ट्रेंथ हम चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर आपको मैं इसके बारे में बताऊंगी कि फॉर एग्जांपल उन्हें हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस दी जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अब एल्बो फ्लेक्सर्स हैं, वो वीक थे किसी एक पोस्चर में, तो अब मैं एल्बो फ्लेक्सर, वो उसे मैं कह रही हूँ आप एल्बो फ्लेक्जन करें, लेकिन मैं नीचे जो उसके हाथ से ऊपर वाली जगह है, ठीक है, जहाँ से रिस्ट आपकी स्टार्ट होती है, यानी कि फोर आर्म के नीचे, फोर आर्म का जो निचला वाला पोर्शन है उस पर मैं हाथ रखूंगी और मैं जो पेशेंट को कहूंगी आपने एल्बो फ्लेक्जन करनी है, वो एल्बो फ्लेक्जन करेगा और मैं उसे एल्बो फ्लेक्जन नहीं, उसे रोकूंगी उसकी एल्बो फ्लेक्जन को, ठीक है, उसे रोकने की कोशिश करूंगी, रेजिस्टेंस लगाऊंगी ऊपर, ठीक है, और वो लेकिन वो उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एल्बो फ्लेक्स करेगा। इस तरह क्या होगी, उसके अंदर मसल में स्ट्रेंथ डेवलप होगी, ठीक है, उसके अंदर पावर आएगी, उसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी कि वो एल्बो फ्लेक्स कर रहा है और मैं उसके अंदर नीचे से मैंने उसके हाथ को रोकने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा है, साथ साथ अपनी एल्बो को फ्लेक्स कर रहा है, ये इसमें बेहतरी आएगी। ठीक है, उसके बाद फिर जब आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर हो जाएगा तो फिर क्या है, मैं क्विक सेशन में उसके क्विक रेजिस्टेंस अप्लाई करूंगी कि हाथ वहाँ पे उसके हाथ पे रोक रही हूँ और मैं जल्दी से रोक रही हूँ, एकदम से थ्रस्ट करके मैंने उसके रेजिस्टेंस अप्लाई किया। पहले तो मैं आराम आराम से रेजिस्टेंस उसके हाथ पे दे रही हूँ, लेकिन फिर मैंने बाद में क्विक सेशंस कर दिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखा जाए कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ गुड पोस्चर में द हेड का गुड पोस्चर में किस तरह होगा, एन अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ द वर्टेक्स इन द अरेक्ट पोजीशन मे बी सफिशिएंट टू अचीव सेटिस्फैक्टरी अलाइनमेंट ऑफ होल बॉडी। वो ये कह रहे हैं कि जब आप खड़े हो तो अगर आप अपने सर को ही बिल्कुल स्ट्रेट करके खड़े हो तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली एक अच्छे पोस्चर में आने लग जाएगी। ठीक है, द हेड। ठीक है, उसके अंदर ये है कि जिस तरह आपने अपनी हेड की पोजीशन को कैसे आप उसमें कर रहे हैं कि आप क्रूक लाइन, आप इस वाली पोजीशन में लेटे हुए हैं, ठीक है, या आप इस तरह वाली ये क्रूक लाइन वाली पोजीशन में आप लेटे हुए हैं। ठीक है, यानी कि आप क्रूक लाइन का मतलब है कि आपके फीट ये सपोर्टेड है। ठीक है, आपने ऐसे अपने नीज को फोल्ड किया हुआ है और ये आपकी सपोर्ट है। तो उसमें क्या है, अब ये करें, उसके बाद बॉडी को लेंथन करें, अपनी टांगे सीधी कर लें। ठीक है, उसके बाद हाफ लाइन सिटिंग और स्टैंडिंग हेड स्ट्रेचिंग अपवर्ड्स, यानी कि हाफ लाइन कौन सी होती है, जिस तरह पेशेंट बेड के ऊपर लेटा हुआ है, जिस तरह हमने बेड हॉस्पिटल में देखते हैं पेशेंट जब मिलने पेशेंट्स को जाते हैं तो वो क्या होता है, इस तरह उसके बेड को ना टिल्ट करके वो नीचे से रोटेट करते हैं तो वो बेड थोड़ा सा ऊपर से उठ जाता है, जिसमें क्या होता है बंदा हाफ लाइन पोजीशन में आ जाते हैं, यानी कि होता वो बेड पे ही लेटा है लेकिन ऊपर से चेयर की तरह वो जरा पोजीशन बन जाती है। ठीक है, वो जरा थोड़ा सा सर वाली साइड से ऊंचा कर देते हैं, सर और कमर वाली साइड से, उस वाली पोजीशन को आप हाफ लाइन कहते हैं। ठीक है, और उसमें भी आप हेड को स्ट्रेच कर सकती हैं अपने ऊपर की तरफ। ठीक है, pelvic tilt, give training of voluntary control of pelvic tilt and train him or her to be able to adjust and correct it at will। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि जो pelvic tilt को
कंट्रोल करने की वॉलेंट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी कि एक पेशेंट को पता हो कि ये वाला जो पोस्चर इसमें मेरा इंटीरियर पेल्विक टिल्ट है हो रहा है, तो अब मैंने ये देखिए इंटीरियर पेल्विक टिल्ट पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हमारी रूटीन लाइफ के अंदर हो रहे हैं, हम रोज कर रहे हैं इंटीरियर और पेल्विक टिल्ट और पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अब इंटीरियर पेल्विक टिल्ट में हमने पोस्चर में उस चीज़ को शामिल कर लिया है और एक हमारा पोस्चर का हिस्सा बन गया कि हमेशा अब हम इंटीरियर पेल्विक टिल्ट में रहें, ये अब नॉर्मल पोस्चर है। ठीक है, जब हम आगे झुक रहे हैं, हम आगे कुछ भी करें, हमारी जो पेल्विक है वो उसके अंदर टिल्ट्स आते हैं, लेटरल टिल्ट भी आता है, इंटीरियर पेल्विक भी आता है, लेकिन तरीके से क्या है, इसे हमने एडजस्ट करना है कि फॉर एग्जांपल वॉलेंट्री कंट्रोल होना चाहिए कि इंटीरियर पेल्विक टिल्ट करें तो हम अपनी मर्जी से करें, हमारा पोस्चर ऐसा ना बन जाए कि इंटीरियर पेल्विक टिल्ट ही हो जाए। ठीक है, हमने अपनी मर्जी से इंटीरियर पेल्विक टिल्ट करना है, अपनी मर्जी से हमने पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट करना है। ठीक है, और जब हमने ये पेल्विक टिल्ट के पोस्चर में हमने पेल्विक टिल्ट के ऊपर एजुकेशन स्टार्ट करनी है ना, तो ये हम स्टार्ट कैसे करते हैं, क्रूक लाइन पोजीशन में स्टार्ट करते हैं, इस वाली पोजीशन में हम ये स्टार्ट करते हैं। ये वाली जो पोजीशन होती है ना, इसके ये फ्री टू मूव होती है कि आप पेल्विक को इंटीरियर भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से अपना कर्व डेवलप करें, अगर यहाँ पे क्रूक लाइन में इस जगह को उठाएं, नीचे वाली जगह को, आपकी पेल्विक इंटीरियर चली जाएगी। इसको आप अपनी जो बैक को जमीन जो सरफेस फॉर एग्जांपल बेड पे लेटे हुए उसके साथ प्रेस करें तो आपकी पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हो जाएगी। ठीक है, हम इधर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है सबसे पहले जब हम, जाहिर बात है, जब हम इंटीरियर पेल्विक टिल्ट कर रहे हैं ना, आगे की अब यहाँ से हम उठा रहे हैं। ठीक है, उठा रहे हैं और नीचे रख रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली कॉन्ट्रेक्शन होती है जो हमारे हिप के मसल्स हैं, ग्लूटियल मसल्स, और ये जो हमारे एब्डोमेन के मसल्स हैं, एब्डोमिनल मसल्स, इनकी बेसिकली कॉन्ट्रेक्शन हो रही होती है। ठीक है, क्रूक लाइन में फॉर एग्जांपल इसमें क्या होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो हमारी ये एंटीरियर पेल्विक टिल्ट भी हो रहा होता है और हमारा पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हो रहा होता है। कि जैसे अगर हम इंटीरियर पेल्विक टिल्ट कर रहे हैं तो हमारे ये जो इस पोजीशन को समझने के लिए आप ये करें कि सब आप इस वाली पोजीशन में क्रूक लाइन पोजीशन के अंदर आ जाएं। ठीक है, जब आप देखें क्रूक लाइन पोजीशन के अंदर आ रहे हैं और अब आपने ऐसे करना है कि आपने ये जो अपनी कमर है, ठीक है, जो आपकी बैक है, उसे आप अपने हिप्स को उठाने की कोशिश करें। ठीक है, जब आप वो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हिप्स को सरफेस से आपने, ठीक है, उठाने की कोशिश की है। जब आपने उन्हें उठाने की कोशिश की है, हिप्स को, यानी कि आपने ग्लूटियल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया है और आप की जो हिप्स हैं वो ऑफ द ग्राउंड हो रहे हैं। ठीक है, ऑफ द सरफेस हो रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, आपका पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हो रहा है, आपके जो बैक है वो आपके जो बेड जिस पे आप लेटे हुए हैं उसके साथ प्रेस हो रही है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये आपका पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हो रहा है। ठीक है, आपके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं और वो क्या हो रहे थे, इसके अंदर उन पे जोर आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो। ठीक है, और जब इससे ऑपोजिट काम आप करेंगे, जब आप अपनी कमर को, नीचे वाली कमर के यानी कि ऐसी पोजीशन बनाएं कि आपका हाथ ही गुजर जाए उसके अंदर से, नीचे वाली कमर में, यानी कि आपकी जो कमर है उसके नीचे आपका हाथ आराम से गुजर जाए, उसके अंदर आपने गैप क्रिएट करें, यानी कि यहाँ से आप इस जगह से उसे उठाएं, इस जगह से हॉलो करें उसे, तो आपका क्या होगा, ये इंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर फिर क्या हो रहा है, आपके जो ये ग्लूटियल मसल्स आपके रिलैक्स हो रहे हैं, आपके जो एक्सटेंसर्स हैं बैक के, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और आपके एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। ठीक है, ये इधर इस तरह स्टार्ट करवाते हैं ये चीज़ें। ठीक है, फिर लो विंग सिटिंग। लो विंग सिटिंग क्या है कि आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपने अपने हाथ क्या है, ये यहाँ पे अपनी जो पेल्विस है उसके ऊपर लिखे हुए, ये लो विंग सिटिंग, और इसी तरह खड़े हुए और आप अपने हाथ अपने पेल्विस के ऊपर रखे हुए, ये लो विंग स्टैंडिंग है। ठीक है, तो इसमें आप इस वाली पोजीशन में आप बैठे हुए हैं। अब आप क्या करें, अपनी पेल्विक टिल्ट अपना, यानी कि लंबर का लॉर्डोसिस अगर आप इंक्रीज करें, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट करें बैठे के अंदर और पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट करें। इस तरह करवाया जाता है बंदे, जब हम पोस्चर करवाते हैं कि इस वाली पोजीशन में बैठ के अपने यहाँ से पेल्विक्स को आगे करें और इधर से अपने पेल्विस को पीछे करें। ठीक है, इंटीरियर पेल्विक टिल्ट ये एडजस्ट करें अपने आप को, इस तरह वॉलेंट्री कंट्रोल डेवलप होता है। ठीक है, इसी तरह ही फीट, पेनलेस, मोबाइल एंड स्ट्रॉन्ग फीट फ्रॉम अ स्टेबल बेस ऑन विच द बॉडी इज बैलेंस्ड एंड सपोर्टेड। आपकी क्या होनी चाहिए, जब आप खड़े हो आपकी ये आर्चीज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी लेटरल आर्च होती है, ये आपकी मीडियल साइड पे मीडियल आर्च होती है, वो आपकी क्या होनी चाहिए,
कि जो आपका फीट है, ठीक है, उसकी ये जो आर्चेज है उन पे वेट बैलेंस होना चाहिए। जब आप वॉक करें, जब आप चलें, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो लेटरल आर्च और मीडियल आर्च पर वेट। ठीक है, आई गेस आज का लेक्चर बहुत लंबा चला गया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर लेक्चर। ये लेक्चर सुने और उसके बाद ये बुक से आप लोगों ने बुक से भी इसे पढ़ना है, प्रिंसिपल्स ऑफ री एजुकेशन। ये जस्ट कुछ भी नहीं है इसके अंदर, जस्ट एक सिंपल सा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आप ये होकर जब पढ़ेंगे, जस्ट ये पढ़ने वाली ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जस्ट लर्निंग वाले एक ये टॉपिक्स थे 2-3 जो मैंने इसके अंदर डाले हैं आज। ओके क्लास, थैंक यू।